अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कहते हैं ईरान के एक शहर खुरासान में एक सौदागर रहता था जिसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। उस सौदागर के दो बेटे थे, बड़े ज़हीन, लायक और अक्लमंद। दोनों जवान हो चुके थे, इसलिए सौदागर चाहता था कि वो उसके कारोबार में हाथ बटाएं। लेकिन वो दोनों तिजारत के काम में पड़ने के बजाय शाही दरबार में मुलाजमत करने के ख्वाहिशमंद थे। सौदागर ने पहले तो उन्हें बहुत समझाया कि जो आज़ादी अपने कारोबार में है वो किसी दूसरे की मुलाजमत में नहीं, मगर जब ये देखा कि वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो उसने बादशाह के लिए चंद कीमती तोहफे देकर उन्हें नीशापुर जाने की हिदायत की। ये शहर उन दिनों ईरान के बादशाह का दारुल हुकूमत था। दोनों भाई खुदा का नाम लेकर नीशापुर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें कई काफिले मिले जो ऊँटों पर सामान लादे जा रहे थे, मगर दोनों भाइयों ने किसी काफिले के साथ शामिल होने या कहीं ठहरने के बजाय आगे जाना ही मुनासिब समझा, क्योंकि वो जल्द से जल्द बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर अपने बाप के दिए हुए तोहफे पेश करना चाहते थे। दोनों भाई घोड़ों पर सवार सफर कर रहे थे कि एक सौदागर घबराए हुए अंदाज में उनके पास से गुजरा और उनसे कहने लगा, क्यों जनाब, आपने कोई ऊँट देखा है? मेरा एक ऊँट गुम हो गया है, बहुत तलाश किया मगर नहीं मिला। बड़े भाई ने ये सुनकर कहा, हमने रास्ते में बहुत से काफिले देखे हैं लेकिन अकेला ऊँट कहीं नहीं देखा। हाँ, बहुत दूर पीछे एक जगह एक ऊँट के पैरों के निशान जरूर देखे हैं। भला ये तो बताइए कि आपका ऊँट काना था? हाँ, सौदागर ने कहा, कोई 1 साल पहले उसकी एक आंख जाया हो गई थी। बड़े भाई ने पूछा, क्या उसका एक दांत भी टूटा हुआ था? हाँ, सौदागर ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि वो यहीं कहीं होगा। ये कहकर सौदागर ऊँट को ढूंढने के लिए पीछे की तरफ भाग गया और दोनों भाई आगे रवाना हो गए। थोड़ी ही दूर गए थे कि वही सौदागर जिसका ऊँट गुम हो गया था फिर आ पहुंचा। गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उसने कहा, देखो, मैंने हर जगह अपना ऊँट तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला। तुम्हारे कहने में आकर मैंने दोबारा इतना लंबा सफर किया। तुम्हें मेरे साथ इस तरह मजाक नहीं करना चाहिए था। बड़े भाई ने नरमी से कहा, मुझे अफसोस है कि आपको अपना खोया हुआ ऊँट नहीं मिल सका, लेकिन मैंने जो निशान देखे थे वो उसी ऊँट के थे। भला ये तो बताइए कि आपका ऊँट लंगड़ाता भी है? हाँ, सौदागर ने जल्दी से कहा, तुमने मेरे ऊँट के बारे में हर बात ठीक बताई है। फिर जैसे उसके दिमाग में कोई ख्याल आया, वो गुस्से से कहने लगा, तुम्हें उस ऊँट के बारे में इतना कुछ कैसे पता हुआ? जरूर तुम ही ने उसे चुरा कर कहीं छुपा दिया है। अब भले मानसों की तरह बता दो कि मेरा ऊँट कहाँ है, वरना मैं बादशाह से फरियाद करूंगा और वो तुम्हें कैद में डाल देगा। बड़े भाई ने कहा, भाई, हमने तो तुम्हारे ऊँट की शक्ल भी नहीं देखी। इस पर सौदागर गुस्से में आकर वाही तबाही बकने लगा। दोनों भाई उसे इसी तरह बकता झकता छोड़कर नीशापुर की तरफ चल दिए, मगर सौदागर उनसे पहले नीशापुर पहुंचकर बादशाह से फरियाद कर चुका था। जैसे ही दोनों भाई नीशापुर पहुंचे, सिपाहियों ने उन्हें घेरे में ले लिया। उनमें से एक जो अफसर मालूम होता था कहने लगा, यही है वो ऊँट चुराने वाले। ठहरो, बादशाह ने तुम दोनों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। बड़े भाई ने हैरानी से कहा, ये क्या अंधेर है? हमने तो उस सौदागर की मदद करने की कोशिश की थी। चुप रहो, अफसर ने डांट कर कहा और उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया। अगले दिन उन्हें बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह बहुत इंसाफ पसंद था। उसे इस बात की फिक्र रहती थी कि उसकी सल्तनत में से गुजरने वाले तिजारती काफिलों और सौदागरों की चोरी न होने पाए। बादशाह तख्त पर बैठा था और तख्त के दोनों तरफ उसके दरबारी हाथ बांधे खड़े थे। दरबार में वो सौदागर भी मौजूद था जिसने ऊँट की चोरी की शिकायत की थी। बादशाह ने सौदागर को हुक्म दिया कि वो अपनी शिकायत बयान करे। सौदागर ने झुककर 3 मरतबा सलाम किया और फिर बड़े भाई की तरफ इशारा करके कहने लगा, हुजूर, ये है वो शख्स जिसकी सारी शरारत है। इसने ऊँट का हुलिया बिल्कुल ठीक ठीक बयान किया था। मुझे यकीन है कि इसने और इसके साथी ने ही मेरा ऊँट चुराया है, वरना इसे कैसे मालूम हो सकता था कि मेरा ऊँट कैसा था? सौदागर की बात सुनकर बादशाह ने बड़े भाई से कहा, जो कुछ इस आदमी ने बयान किया है वो तुमने सुना है? बड़े भाई ने झुककर आदाब किया और कहा, हाँ जहाँ पन्हा, मैंने सुना। इस पर बादशाह ने कहा, तो फिर तुम कसूरवार हो। हम सौदागरों का माल चोरी करने वालों को सख्त सजा दिया करते हैं, मगर तुम अभी नौअमर हो। हम तुम्हारे साथ ये रियायत करते हैं कि तुम इस सौदागर का ऊँट वापस कर दो तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। बड़े भाई ने कहा, बादशाह सलामत, हम तो खुरासान से सिर्फ इसलिए आए थे कि हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर चंद कीमती तोहफे आपकी नज़र करें।
ہم دونوں بھائیوں میں سے کسی نے بھی اس سوداگر کا اونٹ نہیں دیکھا۔ میں نے جو اس کے اونٹ کا حلیہ بیان کیا ہے تو صرف عقل کی مدد سے، کیونکہ میری آنکھیں ایسی چیزیں دیکھ سکتی ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ ہم پر شک کرنے کے بجائے اونٹ کے مالک کو حکم دیں کہ وہ ایک بار پھر اپنا اونٹ تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ بس بس، بادشاہ نے کہا، تم جادوگر نہیں ہو سکتے کہ بغیر دیکھے جادو کے زور سے اس اونٹ کا حلیہ معلوم کر لو۔ یا تو تم اس سوداگر کا اونٹ واپس کرو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑے بھائی نے کہا، اونٹ ہمارے پاس کہاں ہے حضور؟ ہم نے تو اسے دیکھا تک بھی نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور سپاہی دونوں بھائیوں کو لے کر قید خانے کی طرف چل دیے۔ وہ قید خانے پہنچے ہی تھے کہ ایک شخص ایک اونٹ کی مہار تھامے وہاں آ پہنچا۔ یہ شخص اسی سوداگر کے قافلے میں شامل تھا اور یہ اونٹ وہی تھا جو گم ہو گیا تھا۔ سارے لوگ حیران رہ گئے۔ سب سے بڑھ کر حیرانی اس سوداگر کو تھی جس نے ان بھائیوں پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ وہ فوراً شاہی محل کی طرف بھاگا اور بادشاہ کو اطلاع کرائی کہ میرا اونٹ مل گیا ہے۔ بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ دونوں بھائیوں کو بڑی عزت سے شاہی محل میں لایا جائے۔ چنانچہ وہی سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے انہیں پکڑ کر لے گئے تھے اب عزت کے ساتھ محل کی طرف لے چلے۔ بادشاہ ان کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آیا اور بڑے بھائی سے بولا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے اونٹ کا حلیہ کیسے معلوم کر لیا؟ تم نے تو اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ بڑے بھائی نے جواب دیا، اپنی عقل کی مدد سے حضور۔ بادشاہ نے کہا، ہم یہی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے تم نے اونٹ کو دیکھے بغیر یہ کیسے جان لیا کہ وہ کانا ہے؟ بڑے بھائی نے کہا، حضور، یہ میں نے اس طرح معلوم کیا کہ جس راستے پر اس اونٹ کے پیروں کے نشان تھے اس پر صرف بائیں طرف سے گھاس کھائی گئی تھی، حالانکہ دائیں طرف بھی گھاس تھی اور بائیں طرف کی گھاس سے زیادہ بڑی اور ہری بھری تھی۔ بہت خوب، بہت خوب، بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، واقعی تم بہت عقل مند ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے یہ کیسے جان لیا کہ اونٹ کا ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے؟ بڑے بھائی نے کہا، حضور، راستے میں ادھر ادھر گھاس کے ایسے تنکے پڑے تھے جو ذرا ذرا سے چبائے ہوئے تھے۔ وہ تنکے اونٹ کے منہ میں سے ایسی جگہ ہی سے گر سکتے تھے جہاں سے اس کا دانت ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ اس نے کہا، اور اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیسے معلوم کر لیا کہ یہ اونٹ لنگڑا بھی تھا؟ بڑے بھائی نے جھک کر آداب کیا اور کہا، اس کے ایک پیر کا نشان ایسا تھا جس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس ٹانگ کو گھسیٹ کر چلتا ہے۔ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ اونٹ لنگڑاتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا، تم سچ مچ بہت عقل مند ہو۔ بے شک تمہاری آنکھیں ایسی چیزیں دیکھ سکتی ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً تمہارا یہ بھائی بھی ایسی ہی خوبیوں کا مالک ہوگا۔ آج سے تم ہمارے مہمان ہو۔ اس پر دونوں بھائی جھک کر آداب بجا لائے اور انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں وہ تحفے پیش کیے جو وہ خراسان سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ بادشاہ ان تحفوں سے اور بھی خوش ہوا اور حکم دیا کہ انہیں شاہی محل میں ٹھہرایا جائے اور ان کی خدمت کے لیے نوکر چاکر مقرر کر دیے جائیں۔ کچھ دن بعد دونوں بھائی بادشاہ کے دربار میں حاضر تھے۔ بادشاہ جگمگ جگمگ کرتے ہوئے تخت پر بیٹھا تھا۔ دونوں طرف اس کے امیروں وزیروں کی کرسیاں تھیں۔ یہ دونوں بھائی بھی ان امیروں وزیروں کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک شخص جو قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا آگے بڑھا۔ یہ ایران کا ایک بہت بڑا نواب تھا۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو آداب کیا اور کہنے لگا، حضور، دعوت کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ میں یہ درخواست کرنے حاضر ہوا ہوں کہ آج شام کو اپنے درباریوں کے ساتھ غریب خانے پر تشریف لائیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری دعوت ہمارے اور ہمارے درباریوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد دربار برخاست ہو گیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، نواب کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ بادشاہ کی جان لینے کی سوچ رہا ہے، ہمیں بادشاہ کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ وہ اسی وقت بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور اسے جھک کر آداب کیا۔ پھر چھوٹے بھائی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی جان سخت خطرے میں ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، صاف صاف کہو، کیا بات ہے؟ چھوٹے بھائی نے کہا، وہ نواب جو شام کو آپ کی دعوت کر رہا ہے دراصل آپ کی جان لینا چاہتا ہے۔ جس وقت وہ آپ کو دعوت میں آنے کے لیے کہہ رہا تھا اس کے دل میں آپ کے خلاف غصہ تھا۔ میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ میرے کان ایسی باتوں کو سن سکتے ہیں جو دوسرے نہیں سن سکتے۔ بادشاہ کہنے لگا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کے بیٹے کو شاہی خزانے سے رقم گبن کرنے کی بنا پر ملک بدر کر دیا ہے، مگر ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ نواب ہماری جان لینے کی کوشش کرے گا۔ خیر، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا،
हुजूर, हम नवाब के बावर्ची को बुलाकर पूछ लेते हैं कि दावत के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। इस तरह हमें नवाब के इरादों का पता चल जाएगा। बादशाह ने उसी वक्त नवाब के बावर्ची को बुलाया। वो खौफ से थर थर कांपने लगा और बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। बादशाह ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम हमें इतना बता दो कि इस दावत में कोई चीज ऐसी भी है जो सिर्फ हमारे लिए तैयार की जा रही है। बावर्ची बेचारा कुछ देर खौफ से कांपता रहा, फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर, मैंने सिर्फ इतना सुना है कि दावत के आखिर में बादशाह सलामत को शीशे के एक प्याले में शरबत पेश किया जाएगा। बादशाह ने बावर्ची से वादा किया कि वो इस मुलाकात के बारे में खामोश रहेगा और फिर उसे सोने के सिक्कों की एक थैली देकर रुखसत कर दिया। अब दोनों भाइयों को ये फिक्र थी कि बादशाह की जान कैसे बचाई जाए। आखिर काफी सोच विचार के बाद छोटे भाई ने कहा, हुजूर, आप दावत में जाइए और नवाब को बिल्कुल शक न होने दीजिए कि आपको इसकी साजिश का पता चल चुका है। जब वो प्याला आपकी खिदमत में पेश किया जाए तो आप नवाब को हुक्म दें कि पहले वो खुद पिए। अगर उसने शरबत पी लिया तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो बेखता है। अगर उसने इनकार किया तो फिर उसमें जहर होगा। शाम को दोनों भाई तैयार होकर बादशाह और दूसरे दरबारियों के साथ नवाब के महल में गए। नवाब ने बादशाह की बड़ी आव भगत की और उसे सोने की एक अंगूठी पेश की जिसमें एक बहुत ही कीमती हीरा जड़ा हुआ था। जब बादशाह और उसके दरबारियों को खाने के लिए बड़े कमरे में ले जाया गया तो बराबर के कमरे में बैठे हुए साजिंदों ने साज बजाने शुरू कर दिए और जितनी देर दावत जारी रही वो मौसीकी से मेहमानों का दिल बहलाते रहे। खाने के बाद नवाब अपनी जगह से उठा और दूसरे कमरे से एक तश्तरी उठा लाया जिसमें शीशे का एक प्याला रखा था। उस प्याले में शरबत था। नवाब ने प्याला बादशाह को पेश करते हुए कहा, बादशाह सलामत, अब मैं आपकी खिदमत में एक खास शरबत पेश करता हूँ जो सिर्फ हुजूर के लिए तैयार किया गया है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये शरबत ऐसा ही खास है तो थोड़ा सा तुम भी पियो। हम इतने खुदगर्ज नहीं कि सारा शरबत खुद ही पी जाएं और हमारा मेजबान इससे महरूम रहे। इस पर नवाब घबरा गया, लेकिन उसने जल्दी से संभल कर कहा, मैंने ये शरबत खास हुजूर के लिए तैयार करवाया है और जो चीज बादशाह सलामत के लिए तैयार की गई हो हम उसे चखना तो क्या हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। ऐसा अनमोल और लाजवाब शरबत हुजूर ही को जेब देता है। बादशाह समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। उसने कहा, ठीक है, ये शरबत अनमोल और लाजवाब है, लेकिन हमारा फैसला नहीं बदल सकता। इस शरबत को हम नहीं तुम पियोगे और हमारे सामने पियोगे। इस पर नवाब तश्तरी एक तरफ रखकर बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा। उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया था। वो गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके लिए जो जाल तैयार किया था मैं खुद उसमें फंस गया। मैंने आपके लिए जो गड्ढा खोदा था खुद उसमें गिर गया हूँ। मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ। मेरा बेटा अच्छा है या बुरा, वो है तो मेरा बेटा। हर बाप को अपने बेटे से प्यार होता है। मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा कसूरवार है, लेकिन काश आप जानते कि एक बाप से उसका बेटा छिन जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। रहम कीजिए हुजूर, मुझ पर रहम कीजिए। बेटे की मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया था। नवाब की ये बातें सुनकर बादशाह थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, तुम्हारे इस जुर्म के बदले हम अभी तुम्हारा सर कलम करा सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि एक बाप को अपने बेटे की जुदाई का कितना दुख होता है, इसलिए हम तुम्हारी जान बख्शी करते हैं। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें हुक्म देते हैं कि फौरन हमारे मुल्क से निकल जाओ। तुम अपने बेटे के साथ जहाँ चाहो जा सकते हो। चंद रोज बाद बादशाह ने खुरासान से दोनों भाइयों के वालिद सौदागर को बुला भेजा। उसने उसकी बड़ी इज्जत अफजाई की। फिर दरबार में एक तकरीब मुनक़द करके बड़े भाई को खुरासान की नवाबी का परवाना दिया और छोटे भाई के साथ अपनी बेटी की शादी करके उसे अपना वली अहद बना लिया। उसने सौदागर को भी अपने दरबार में एक मुअज़्ज़िज़ ओहदे पर फाइज कर दिया। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।